नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। नरेंद्र मोदी एंड टीम ने आज मोर्चा संभाल लिया है। मोदी की टीम कर्तव्य पथ पर उतर भी आई है। टीम के हर मेंबर ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक कार्यभार संभाल चुके हैं। कैप्टन मोदी ने टीम के एक एक मेंबर का टारगेट भी सेट कर दिया है। मोदी 2.0 और मोदी 3.0 में बहुत हद तक तस्वीर एक जैसी दिखाई दे रही है, तो कुछ बड़े बदलाव भी हैं। कई नए चेहरे हैं, तो पुराने चेहरों को जो टास्क दिया गया था, ज्यादातर वही चेहरे टास्क पूरा करते हुए नजर भी आएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पर है। आज मैं आपको बताऊंगी आखिर में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे कौन सा टास्क दिया, अगर किसी का मंत्रालय बदला तो फिर क्यों बदला गया, मोदी की कोर टीम में कौन कौन से चेहरे हैं और मोदी ने संकल्प से सिद्धि तक का जो रोड मैप बनाया है उसे कैसे पूरा किया जाएगा, किसके सामने क्या चैलेंज है। आज विस्तार से एक एक मंत्री की डिटेल आपके सामने रखने जा रही हूं, तो शुरू हो जाइए। और सबसे पहले बात हम करेंगे सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसे मोदी का कोर टीम कही जाती है। सीसीएस, हम उसकी बात कर रहे हैं। सीसीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसका पहला काम होता है कि सिक्योरिटी मैटर्स पर कदम उठाना। इस कमेटी में मोदी के अलावा 4 टॉप मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं। इनमें गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय शामिल है। नरेंद्र मोदी ने इस बार इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सीसीएस रिपीट हुई है। नरेंद्र मोदी जिस टीम के साथ 2019 में काम कर रहे थे, इस बार भी इसी टीम के साथ वो काम करने जा रहे हैं। सीसीएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई देंगे, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको इस टीम में दिखाई देंगे और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस टीम में शामिल है। आपको बता दें, मोदी 2.0 में भी यही 4 लोग सीसीएस का हिस्सा थे जो मोदी 3.0 में शामिल है। सीसीएस में पीएम मोदी के अलावा जो 4 नाम हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह को लेकर थी। कयास से लगाए जा रहे थे कि अमित शाह शायद मंत्री ना बने, उन्हें संगठन की कमान दी जाए। जब मंत्री बन गए तो कयास ये लगाया जाने लगा कि शायद उन्हें होम मिनिस्ट्री ना दी जाए, लेकिन अब इन सभी कयासों पर पूर्णतः विराम लग चुका है। अमित शाह मोदी 2.0 में भी गृह मंत्री थे और मोदी 3.0 में भी उन्हें गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने गृह मंत्रालय की कमान भी संभाल ली है। आप ये सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर रिपीट क्यों किया है, तो उसकी वजह भी आपके सामने है। अमित शाह को कठोर फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोदी 2.0 में जब अमित शाह गृह मंत्री थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया और फिर विपक्ष के विरोधों के बावजूद भी सीएए को लागू किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले वैसे गैर मुस्लिमों को उन्होंने तरजीह दी जो 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे। उन्हें नागरिकता देना, उन्हें मतदान का अधिकार देना, ये अमित शाह का ही फैसला था। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भी वो सफल साबित हुए। देश में कहीं कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं होने दी, नक्सलियों के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया। लेकिन मोदी 3.0 इतना आसान क्या रहने जा रहा है, ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इस बार चैलेंजेस है। बड़ा चैलेंज होगा यूसीसी को लागू करना, इसके अलावा एनआरसी को आगे बढ़ाना, जातीय जनगणना करना। एक देश एक चुनाव की बात जो इस सरकार के एजेंडे में था, यानी मोदी 2.0 के एजेंडे में था, क्या एक देश एक चुनाव अब यह फैसला करना आसान होगा? यह देखने वाली बात होगी। नरेंद्र मोदी ने एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह को रिपीट किया, तो वहीं दूसरी ओर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी एक बार फिर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है। राजनाथ सिंह पिछले 5 साल से देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है। राजनाथ सिंह सीनियरिटी में नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 पर हैं और मोदी 1.0 में वो देश के गृह मंत्री के पदभार संभाल चुके हैं, लेकिन मोदी 2.0 में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई।
इसके बावजूद उन्हें सिक्योरिटी चार्ट में नंबर 2 पर रखा गया। पिछले 5 सालों में राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर में जमकर काम किया, अच्छा काम किया, जिसमें सेना को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी जो दी गई उसे सफलतापूर्वक इस गवर्नमेंट ने हासिल किया, राजनाथ सिंह ने हासिल किया। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा। सामान उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है। साथ ही चीन और पाकिस्तान बॉर्डर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राजपूत समाज के बड़े चेहरे भी हैं। जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री थे तब राजनाथ सिंह ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस लिहाज से राजनाथ सिंह को क्यों कैबिनेट में रखा गया और वही पोर्टफोलियो क्यों रिपीट किया गया, इसके पीछे ये तमाम वो वजहें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का मैंडेट सामने आया, नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाए, तो ये कहा जाने लगा कि इस बार सीसीएस में जो चेहरे नहीं दिखेंगे उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम हो सकता है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने चुनाव नहीं लड़ा था, वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि दुनिया क्या सोचती है इससे नरेंद्र मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोदी वही करते हैं, वही सोच आगे रखते हैं जो उन्होंने हिसाब किताब बनाया है, लेखा जोखा तय किया है, तो वही फैसले पर वो अडिग रहते हैं और ये जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को सौंप दी गई है। एक बार फिर से अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय क्यों सौंपा, तो इसके पीछे कारण भी आपके सामने है। नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प रखा है। इस संकल्प को पूरा करना है, इसलिए निर्मला सीतारमण पर उन्होंने भरोसा जताया है। कोरोना के बावजूद निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखा, ये कारण रहा निर्मला सीतारमण को रिपीट किया गया। कोरोना के बाद जब दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी धराशायी हो गई थी, भारत की अर्थव्यवस्था की अच्छी रफ्तार पूरी दुनिया ने देखी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय संभालने के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो गरीब कल्याण योजना बनाई उसे निर्मला सीतारमण ने ही धरातल पर उतारा। इतना ही नहीं, जब दूसरे देशों में महंगाई की स्थिति विस्फोटक हो गई थी तब भी भारत में महंगाई को नियंत्रित काफी हद तक किया जा सका। उस वक्त निर्मला सीतारमण के हाथों ही वित्त मंत्रालय की कमान थी और इसलिए ये कारण है कि मोदी 3.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ही रिपीट किया गया। मोदी के टॉप 4 में एक और नाम है, वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। लोगों को पहले ही इस बात की उम्मीद थी कि अगर मोदी सरकार आती है तो विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी और के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये जिम्मेदारी एस जयशंकर बखूबी निभा रहे हैं। मतलब ये कि मौजूदा दौर में देश की जनता तक ये समझती है कि विदेश नीति के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में एस जयशंकर काबिले तारीफ हैं और पिछले 5 सालों में जिस तरह से उन्होंने काम किया उससे विदेश में भारत की साख खड़ी है। एक बार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं वो चुनिंदा पॉइंटर्स जिनकी वजह से एस जयशंकर अपने पोर्टफोलियो को रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे। विदेश नीति से दुनिया में भारत का सम्मान और बढ़ा है, धाक और बढ़ी है। एस जयशंकर विदेश सचिव रह चुके हैं, इसलिए उन्हें फॉरेन पॉलिसी की बहुत अच्छी समझ है। मोदी 2.0 में इसकी झलक देखने को भी मिली। उनकी विदेश नीति की बदौलत ही दुनिया में भारत की धाक देखने को मिली। अमेरिका से लेकर रशिया तक उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हुई। इंडिया फर्स्ट की इंटेंशन हमेशा से प्रायोरिटी पर रही। पाकिस्तान ने भी भारत की विदेश नीति की तारीफ की क्योंकि उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी सामने रखी। चाहे विदेश में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, यूक्रेन और रूस के युद्ध में साइड लेने की बात हो, आतंकवाद के मुद्दे पर भी दुनिया में भारत को बेनकाब, पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात हो, भारत ने जिस तरीके से फोरफ्रंट पर काम किया ये हर कोई समझता है, जानता है। अब रशिया यूक्रेन युद्ध का हमने जिक्र किया, उस वक्त भारत रशिया से लगातार पेट्रोलियम लेता रहा और इसके पीछे भी कारण एस जयशंकर ने बड़ी मुखरता के साथ इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी हमेशा एस जयशंकर की प्रायोरिटी रही। G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी।
इस बार मोदी की कैबिनेट में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की एंट्री हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आइए इन दोनों के मंत्रालयों के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। ये दो नए चेहरे, लेकिन काबिल चेहरे, अनुभवी चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इस लिहाज से आप महत्वपूर्ण समझिए कि ये कृषि मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय था जिसने बहुत सारे रिफॉर्मेटिव चेंजेस करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस बार शिवराज सिंह चौहान ये मंत्रालय संभाल रहे हैं। इस बार बीजेपी को वोट शेयर ग्रामीण इलाकों में जहां पर घटा है, यही वजह है कि मोदी 3.0 में किसानों पर पहले से ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इस काम के लिए नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के बड़े ओबीसी फेस शिवराज सिंह चौहान को चुना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला, गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश को नंबर 2 बनाया, किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ में भी 6.5% की वृद्धि दर्ज की और वाकई में ये जिस तरीके का उनका अभी तक एग्जीक्यूशन रहा मध्य प्रदेश में, नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि यही एग्जीक्यूशन उनका सेंट्रल लेवल पर भी हो, इसलिए ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश के किसानों की किस्मत बदलने की जिम्मेदारी सौंपी है। किसानों की नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है, एमएसपी को लेकर लगातार किसानों और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पिछली गवर्नमेंट के दौरान बनी रही। ऐसे में सहमति कैसे बनाई जा सकती है एमएसपी को लेकर? किसान की आय को दुगनी करना नरेंद्र मोदी का लक्ष्य रहा, तो ऐसे में किसानों की आय को कैसे दुगना किया जाए, आधुनिक उत्सर्जन कैसे किया जा सकता है, खेती कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो किसानों को आधुनिकता से भी जोड़ना है, मॉडर्नाइजेशन भी होना है, टेक्निक में भी विकास होना है। तो ये जिम्मेदारी बड़ी है। देश के नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने इस मिशन के साथ आज जब पहले ही दिन दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने किसानों को भगवान कहा। अपनी टीम को भी यह निर्देश दिया कि उनके ऑफिस में किसान की तस्वीर जरूर लगाई जाए। सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी शामिल किया गया है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले यह मंत्रालय मनसुख मांडविया के पास था। नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों दी गई, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, आइए वो भी आपको बता दूं। मोदी 1.0 में 5 साल तक स्वास्थ्य मंत्री वो रह चुके हैं। वो हेल्थ मिनिस्ट्री के कामकाज से अच्छी तरह से वाकिफ है और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्हें सरकार और संगठन की भी पूरी समझ है। मोदी 3.0 में नड्डा के सामने अब देश के हेल्थ मीटर को सुधारने का चैलेंज है। जो चैलेंजेस है वो भी आपके सामने, सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना, आयुष्मान लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाना,
पहुंचाना, इसके अलावा नकली दवा बनाने वाली कंपनीज पर नकेल कसने के साथ साथ दवा कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लगाना, ये बड़ी चुनौतियां होंगी जो जेपी नड्डा के सामने होगी बतौर स्वास्थ्य मंत्री। मोदी 2.0 में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मनसुख मांडविया के पास थी, लेकिन इस बार जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो पुराने हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया को श्रम, रोजगार, मोदी सरकार पर विपक्ष चूंकि लगातार बेरोजगारी को लेकर मुद्दे खड़े करती रही है। जो दो बड़े मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे वो रोजगार को लेकर ही था और महंगाई को लेकर था। ऐसे में मांडविया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने जा रहा है वो आपको बता दें। युवाओं को रोजगार देना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मानदेय बढ़ाने जैसी चुनौतियां हैं। खास बात यह है कि पिछली बार खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास था, लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर को कैबिनेट से बाहर रखा गया। ऐसे में यूथ अफेयर्स के साथ साथ खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मनसुख मांडविया के ही हिस्से है। ऐसे में कुश्ती संघ में जो विवाद हुआ था, उस विवाद, ऐसा कोई भी विवाद फ्यूचर में कभी खड़ा ना हो, ये एक बड़ी चुनौती, ये एक बड़ा चैलेंज मनसुख मांडविया के सामने है। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अच्छा हो, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो रिकॉर्ड बनाया था, अब भारत उससे कुछ आगे बढ़े, ये चुनौती भी मनसुख मांडविया के सामने होगी। अगला नाम अब आपके सामने, मोदी कैबिनेट में इस बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी एंट्री हुई है। मनोहर लाल खट्टर को दो बड़े महकमे सौंपे गए हैं, एक है शहरी विकास मंत्रालय और दूसरा है ऊर्जा मंत्रालय। खट्टर के पास भी सरकार प्रशासन चलाने का लंबा अनुभव है। उनके सामने बतौर शहरी विकास मंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने का चैलेंज है, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरती आ रही है। वहीं बतौर ऊर्जा मंत्री उनकी चुनौती है मोदी के सोलर पावर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, इसे पूरा करना, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ भारत को आगे ले जाना, मोदी के सोलर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना, ये दो बड़ी चुनौतियां, ये दो बड़ी जिम्मेदारी प्रमुखतः मनोहर लाल खट्टर के सामने होगी। देखिए, अगर सोलर एनर्जी बढ़ती है, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी बढ़ती है, तो धीरे धीरे बिजली का बिल भी कम होता जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे, ये देखने वाली बात होगी। मोदी कैबिनेट में इस बार सीआर पाटिल एक और नाम जिन्हें जगह दिया गया है। सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। पिछली बार यह मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, लेकिन इस बार पाटिल को मोदी ने यह जिम्मा सौंपा है। उनके सामने हर घर जल मिशन को पूरा करने की चुनौती है। सीआर पाटिल देश के एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग 100% किया है, इस पर 100% काम किया है और उसका जिक्र नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं। ऐसे में मोदी का जो ड्रीम मिशन है, हर घर जल मिशन को पूरा करने की चुनौती सीआर पाटिल के सामने होगी और वो इस महकमे के लिए बिल्कुल फिट भी है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि परफेक्ट चॉइस है नरेंद्र मोदी की। जल शक्ति मंत्रालय पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के राजपूत समाज से आते हैं। उन्हें जल शक्ति मंत्रालय की जगह मोदी 3.0 में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने देश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने का चैलेंज है। आइए एक बार आपको बता दें गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। उन्हें टूरिज्म और संस्कृति पर्यटन का ये जो सेक्टर है उनके जिम्मे है। हालांकि जिस राजस्थान राज्य से वो आते हैं वो स्टेट भी ऐसा ही है जहां पर कल्चरली डेवलपमेंट, संस्कृति का संवर्धन और साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर लगातार हाइप पे रहा है, बढ़ता रहा है। लेकिन पूरे देश के मामले में कुछ इसी तरीके के बेनिफिट भारत को मिल पाए, इस दिशा में गजेंद्र सिंह शेखावत को काम करना होगा। बात अश्विनी वैष्णव की कर लें, उन्हें एक बार फिर से रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है। बतौर रेल मंत्री रहते हुए अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कई सारे सुधार के काम किए हैं। इस बार भी उनके सामने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने की चुनौती है। अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। ये भी राजस्थान से आते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, मॉडर्नाइजेशन की वैल्यू भी समझते हैं और इसलिए लगातार जो काम वो करते आ रहे हैं उसी का एक्सटेंशन इस गवर्नमेंट में भी दिखाई देगा, ये तय मानिए। वहीं पिछली मोदी सरकार की अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने वाले नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ही दिया गया है। नितिन गडकरी के बारे में भी लगातार ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें मोदी सरकार ने जबरदस्त काम किया है वो यही सेक्टर है और इसलिए हाईवे को जिस तरह से वो बनाते आए हैं वो रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। कैबिनेट मंत्री बनाए गए नितिन गडकरी और सड़क परिवहन राजमार्ग की जिम्मेदारी एक बार फिर से उनके हिस्से। हाईवे निर्माण की रफ्तार बरकरार रहेगी, कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी। अगला नाम धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान को मोदी 3.0 में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान पर जिम्मेदारी जो सौंपी है, देखिए पहले ये चर्चा चल रही थी धर्मेंद्र प्रधान चूंकि उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सीएम की रेस में लगातार उनका नाम आगे चलता रहा, लेकिन उन्हें 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल करके एक बार फिर देश की शिक्षा को सुधारने के बागडोर सौंपा गया। धर्मेंद्र प्रधान के सामने मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का चैलेंज है। अगला नाम अब आपके सामने हम रख दें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास पिछली बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी। इस बार उन्हें संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सिंधिया के सामने असली चैलेंज नॉर्थ ईस्ट में विकास को रफ्तार देने का है और लोगों का विश्वास जीतने की भी चुनौती है। पूर्वोत्तर, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ आप एक तरह से बेटर कह सकते हैं, लेकिन ये और बेहतर हो सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट में विकास को और रफ्तार मिलती है तो लोगों का विश्वास और ज्यादा बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जब कार्यभार संभाला तो अपने मंत्रालय को लेकर उन्होंने क्या विजन पेश किया वो भी आपको बता दें। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए। नरेंद्र मोदी ने जिन सहयोगियों को अपने कैबिनेट में जगह दी है उनमें एक नाम चिराग पासवान का है। चिराग पासवान को उनके चाचा का ही मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग दिया गया है, यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, जो कि पिछली बार उनके चाचा पशुपति पारस के पास था। चिराग पासवान पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये वो चेहरे हैं मोदी 3.0 की कैबिनेट अलायंस को, जिसमें क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एक बार पहले चिराग पासवान ने क्या कहा वो आपको दिखा दें, उसके बाद फिर जितने सहयोगियों को दर्जा दिया गया है, मंत्री बनाया गया है, वो भी आपके सामने रखूंगी। ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। मोदी सरकार ने बिहार से आने वाले अपने सहयोगी दलों को खूब तरजीह दी है, जिसमें चिराग पासवान के अलावा जेडीयू से नीतीश की पार्टी से 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश
में अपने सहयोगी अनुप्रिया और जयंत चौधरी को भी कैबिनेट की बर्थ दी गई। बिहार में एक नाम जो और मुझ से छूट गया वो जितिन राम मांझी का, हम पार्टी से इकलौता चेहरा, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी गई। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिन नेताओं के, जिन सांसदों के चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, मोदी कैबिनेट में जयंत चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कौशल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया है। देखिए, राजनाथ सिंह की तो हमने चर्चा की ही, जयंत चौधरी को कौशल विकास का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। जयंत चौधरी इस जिम्मेदारी के बाद बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, एक बार वो सुन लें, उसके बाद फिर हम बाकी नाम भी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। नई जिम्मेदारियां मिली हैं, किस तरह से इन जिम्मेदारियों पे आप काम करने वाले हैं, आगे का क्या एजेंडा रहने वाला है 100 दिन का? देखिए, लाइफ में, जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं, इंसान को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मैं अपना योगदान करूंगा और खुशी का अनुभव हो रहा है। आज जो कोर टीम है उनसे मुलाकात हुई है। अभी मैं स्किल मिनिस्ट्री से होकर आ रहा हूँ, शिक्षा मंत्रालय, दोनों विभाग ऐसे हैं जिनका सीधा संपर्क, सीधा वास्तव देश के आने वाली पीढ़ियों से है, नौजवानों से है। सर, प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया और क्या कुछ बात की है? उन्होंने बहुत चीज हमें बताई है, मैंडेट जो है वो समझाया है। 100 दिन का एक बहुत महत्वाकांक्षी एक एजेंडा है जो तैयार है। तो वो जो हमारा फुटप्रिंट है, जो एक प्लान है, विजन है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, अब अपोजिशन ये सवाल करे, सर आखिरी सवाल प्लीज। अपोजिशन ये कह रहे हैं कि एनडीए ने अपने साथियों को बस झुंझुना पकड़ा दिया है और अब कम से कम स्पीकर की तो पोस्ट मांगनी चाहिए। अंगूर खट्टे हैं उनके लिए।